नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, रोज हम संविधान के एमसीक्यू करते हैं और आज का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूं दरवाजे में, उसके पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल त्रिनृत्य बैच चल रहा है एडीओ में, जिसमें आपको आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न क्या कहता है, तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, लोकसभा की स्वीकृति या प्रधानमंत्री की स्वीकृति? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि अध्यादेश का मतलब क्या होता है। क्या समझना होगा? अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब ये होता है दोस्तों, अभी जैसे कि राज्यपाल की बात कर रहा है, यानी कि राज्यपाल के बारे में हम भाग 6 के अंतर्गत पढ़ते हैं और भाग 6 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? विधानमंडल। तो जब विधानमंडल सत्र में नहीं चलता रहता है, विधानमंडल आपका सत्र में नहीं चलता रहता है, उस टाइम सत्र में नहीं चल रहा है, उस टाइम कोई अस्थायी कानून बनाना हो गया। जब आपका विधानमंडल सत्र में नहीं चल रहा है, 3 प्रकार के आपके सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, दूसरा आपका मानसून सत्र और तीसरा आपका शीतकालीन सत्र। तो जब संसद सत्र में नहीं चल रहा है उस दौरान, जब आपका संसद सत्र में नहीं चल रहा है उस दौरान यदि आपको अस्थायी कानून बनाना हो गया तो यह अधिकार किसके पास रहता है? राज्यपाल के पास। दूसरा, यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। और अनुच्छेद 213 क्या कहता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, अनुच्छेद 213 कहता है आपका राज्यपाल का अध्यादेश। जब आपकी विधानमंडल में सत्र नहीं चलता रहेगा, जैसे कि आपका बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र नहीं चलता रहेगा, उस टाइम यदि अस्थायी कानून बनाना हो गया तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल बनाता है और उसमें फिर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। याद रखना है किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? बताइए, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानमंडल के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? चलिए क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना अध्यादेश मतलब एक प्रकार से क्या होता है? आपका अस्थायी कानून। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आपका अस्थायी कानून होता है। दूसरा, कौन से अनुच्छेद के तहत ये काम करता है? तो अनुच्छेद है आपका 213। तो बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो याद रखना है 6 सप्ताह।
कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा पूछेगा, तो याद रखना है 6 सप्ताह। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा, सी राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री के द्वारा, और डी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो याद रखना है राज्यपाल की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। राज्यपाल के कथनों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में यदि बात किया जाए, ठीक है, याद रखना है राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में यदि बात किया जाए तो कर्तव्य संसदों में प्रश्न या चर्चा का विषय नहीं बनता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जहां राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां तक वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पे कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। राज्यपाल के बारे में यदि बात करोगे तो राज्यपाल का पद आपके कहाँ के संविधान से लिया गया है, यदि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? याद रखना है राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा के संविधान से। पेपर में ये प्रश्न कई बार पूछा है कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है कनाडा के संविधान से। तो बिल्कुल आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद का गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह जाता है। जो राज्यपाल का पद है उसके बारे में बात कर रहा है, तो बताइए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह जाता है, ऐसा कहने वाले कौन थे? हमारे नेहरू युग में ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। एक अनुच्छेद पढ़ते हैं हम, अनुच्छेद कौन सा है आपका? 153। अनुच्छेद 153 में ये कहा जाता है कि राज्यपाल का पद, क्या कहा जाता है? राज्यपाल के पद के बारे में बात किया जाता है। आप सभी को बता दूं कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के 10वें नंबर के राज्यपाल बन चुके हैं, 10वें नंबर के, जिनका नाम है रमेन डेका। पेपर में ये क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछ सकता है,
रमेन डेका के बारे में। क्या पूछ सकते हैं? राज्यपाल के पद के बारे में, और वो भी 10वां है, और इसके बारे में याद रखना है रमेन डेका। ठीक है, याद रखना है रमेन डेका, जो कि वर्तमान में आपके छत्तीसगढ़ के क्या है? राज्यपाल है। यदि पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के भी वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेन डेका। ये रहने वाले आपके असम के हैं और छत्तीसगढ़ में 10वें नंबर के राज्यपाल बन चुके हैं। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया था? कनाडा के संविधान से लिया था, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। इसके बाद आगे यदि मैं बात करूं तो याद रखना है एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी क्या बन सकता है? राज्यपाल। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है। अब यहाँ पर याद रखना है, इसके वेतन के बारे में बात करें तो दोनों राज्य मिलकर देंगे, इसके वेतन को दोनों राज्य मिलकर देंगे, लेकिन इसके अलावा जो भत्ते रहेंगे या जो इनको सक्रिय रहेंगी ये दोनों राज्यों से मिलेगा। ठीक है, वेतन तो ठीक है दोनों राज्य मिलाकर देंगे, और जो भी भत्ता रहेगा, जो भी सक्रिय रहेगा, वो दोनों राज्यों को से अलग अलग मिलेगा। तो बिल्कुल याद रखना है, यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो ये सारा कंटेंट आपको याद रखना होगा। और बिल्कुल जितने भी बच्चे थे पूरा आंसर आ रहा था सबका ए वाले बच्चों का आंसर सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? विथ अनुच्छेद भी बताते जाएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अनुच्छेद आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जब तक आप आंसर बताते हैं तब तक आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि लगातार क्लासेस चल रही है शिक्षक भर्ती में, और शिक्षक भर्ती की इस क्लास के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। क्या डाउनलोड करना होगा? साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेज कर सकते हैं। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहें, चाहे शिक्षक सहायक शिक्षक करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से बिल्कुल आप कर सकते हैं इसका तैयारी। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीजी व्यापम लक्ष्य बैच में भी क्लासेस चल रही है। आप व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार से कुछ भी दिक्कत होता है देन यू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या कह रहा था? कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद में बना रहता है? तो एक अनुच्छेद है, और उस अनुच्छेद का नाम क्या है? तो याद रखना है उस अनुच्छेद का नाम है 156। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। हालांकि हम संविधान में पढ़ते हैं 5 साल का होता है करके, पर वो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो याद रखना है राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। ये लाइन याद रखना है, ये कहता है आपका अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कोई निश्चित क्या नहीं होता? कार्यकाल नहीं होता, बल्कि इसका पद कैसे रहता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब क्या है? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक आपका राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। इसीलिए अनुच्छेद 156 क्लियर स्ट्रक्चर पेश करता है कि राज्यपाल का क्या स्ट्रक्चर पेश करता है कि राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बल्कि राज्यपाल का पद कैसे होता है? प्रसाद पर्यंत तक। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब क्या है आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहेगा राज्यपाल, क्योंकि अनुच्छेद 156 स्पष्ट कहता है कि राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कहने का मतलब राष्ट्रपति की इच्छा तक वो अपने पद पर बना रहेगा। अभी जैसे कि वर्तमान में आपके रमेन डेका हैं, रमेन डेका जी को मुश्किल से 1 साल हुआ है, 1 साल भी ज्यादा बोल दिया मैं, मुश्किल से 7-8 महीना हुआ है आपका। तो वो अगले 5 साल तक राज्यपाल रहेंगे छत्तीसगढ़ का, इसका कोई गारंटी नहीं है।
आप सभी को याद रखना है, राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो पद पर बना रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है? राष्ट्रपति के पास सिफारिश कर सकता है, चलिए बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति का सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन ए, राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्ती, बिल्कुल कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासन, ये बिल्कुल उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। राज्य विधानसभा का विघटन, ये भी है। राज्य के संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, ठीक है, याद रखना है। चाहे उच्च बोले, उच्च कहने का मतलब आपका हाई कोर्ट, चाहे उच्चतम बोले सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आपको याद रखना है। चाहे हाई कोर्ट कहे चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, याद रखना है, चाहे हाई कोर्ट कहे चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, किसी भी मुद्दे पर यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है, चाहे हाई कोर्ट कहे चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, इनके क्षेत्राधिकार में नहीं है कि राज्यपाल उसको पद से हटाने के लिए सिफारिश कर सके। हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो राष्ट्रपति का महाभियोग वाला जो सिस्टम आपने पढ़ा है उसी के तहत हटा सकते हो, और इसको हटाने का कार्य संसद करता है, ना कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेगा। तो बिल्कुल मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है 1, 3 और 4, बिल्कुल इसका आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्य का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, बी मुख्यमंत्री, सी लोकसभा का अध्यक्ष और डी राष्ट्रपति। मुख्य सलाहकार, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है बताइए, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? यदि प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है तो याद रखना है, राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। दूसरी चीज, यदि मैं बात करूं अनुच्छेद 154 का, कि अनुच्छेद 154 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है अनुच्छेद 154 कहता है कार्यपालिका। अब जाहिर सी बात है 154 कह रहा है, मतलब ये कौन से भाग की बात कर रहा हूँ? भाग 6, क्योंकि भाग 6 में हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद करते हैं। अब जाहिर सी बात है कार्यपालिका के बारे में बात कर रहा है और वो भी राज्यपाल के बारे में दिया हुआ है, तो याद रखना है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है यदि पूछेगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है पूछेगा, तो कौन होता है? आपका राज्यपाल।
और ये कौन कहता है आपका अनुच्छेद 154। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है, अनुच्छेद 153 कहता है राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 154 कहता है आपके कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा राज्य में, राज्यपाल, और बिल्कुल मुख्य सलाहकार कौन होगा आपका मुख्यमंत्री। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? बेहद आसान और अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए बताइए। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए क्या 153? तो याद रखना है 153 कहता है राज्यपाल का पद। क्या कहता है? राज्यपाल का पद। और राज्यपाल का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है राज्यपाल का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है राज्यपाल का पद आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 154 के बारे में बात करेंगे तो 154 क्या कहता है? कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा यदि पूछेगा तो याद रखना है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन रहेगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 155 किसके बारे में बात करता है तो याद रखना है अनुच्छेद 155 कहता है आपका नियुक्ति। ठीक है, याद रखना है अनुच्छेद 155 किसके बारे में बात करता है? आपके नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है राष्ट्रपति। अगला है आपका अनुच्छेद 156। 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, आपको याद रखना है। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या राष्ट्रपति उसको जाके प्रसाद बांटता होगा? बिल्कुल नहीं। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, ये कहता है आपका अनुच्छेद 156। हमसे पूछा था नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अनुच्छेद कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबने जवाब दे दिया है कि अनुच्छेद क्या होगा सर? 155। अगला क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं, नियुक्ति होती है, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं? एक दिन मैंने क्लास में भी एक टॉपिक बताया था कि बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन, मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है या निर्वाचन। और मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास में ही क्लियर किया था और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग गलत करेंगे। चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्या राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन होता है, गलत। मनोनीत होते हैं, गलत। निर्वाचन यानी कि क्या चुनाव होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि याद रखना है नियुक्ति होता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ोगे आप? तो याद रखना है जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, तो विधानसभा में विधानसभा के बहुमत दल के नेता को हम क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। विधानसभा के बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। वैसे ही लोकसभा के बहुमत दल के नेता को हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। तो याद रखना है चाहे प्रधानमंत्री का है चाहे मुख्यमंत्री, इनका निर्वाचन या चुनाव नहीं होता, बल्कि क्या होता है? नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल और आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। हमेशा याद रखना है ये दो पद है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं।
तो आपको याद रखना है, यदि बात करता है मुख्यमंत्री का या बात करता है प्रधानमंत्री का, तो इसका निर्वाचन नहीं होता बल्कि क्या होता है, नियुक्ति होता है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे। अभी जस्ट मैंने बताया है, सबसे पहले यदि नियुक्ति की बात करता है, सबसे पहले यदि नियुक्ति की बात करता है तो इसके लिए हमने अनुच्छेद अभी जस्ट पढ़ा है, और वह अनुच्छेद कौन सा है आपका, 155। यदि आज का सिर्फ वीडियो ही आप पूरा देख लेते हैं तो आपका राज्यपाल वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए सही हो जाएगा। सिर्फ एक वीडियो और आपका राज्यपाल का पद हमेशा के लिए समझ आ जाएगा आपका। चलिए, तो अनुच्छेद 155 कहता है, सॉरी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछा है जी, ये अनुच्छेद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री बोला है। राज्यपाल की नियुक्ति कहता तब अनुच्छेद 155 होता। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कर रहा है तो बताइए किसके द्वारा की जाती है? क्या राष्ट्रपति करेगा, क्या प्रधानमंत्री करेगा, क्या विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, बल्कि कौन करता है, राज्यपाल। याद रखना है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपका राज्यपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और उसके बीच आ चुका है आपका सब इंस्पेक्टर। यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी नहीं करते हैं तो भिड़ जाइए करने के लिए। दूसरी बात, यदि आप छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल भिड़ जाइए इसके लिए भी। आप कार्य आरक्षक या एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी में कंटिन्यू ये क्लासेस चल रही है। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन, और फिर स्टोर सेक्शन से आप ये सब क्लासेस परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको जो भी मन होगा, चाहे आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहे आप सीजी पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहे, आप कार्य आरक्षक में कांस्टेबल बनना चाहे, या फिर एडीओ बनना चाहे, चॉइस आपका। अगला प्रश्न, और उसके पहले आ गया है एडीओ का टेस्ट सीरीज। यदि अब तक आपने एडीओ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास में, इसके अलावा आपके ग्रामीण विकास में भी आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आजीविका का भी इंडिविजुअल आपको क्लासेस मिल जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं टेस्ट सीरीज का, तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज के बारे में भी पूछ सकते हैं कॉल करके, यदि कुछ भी दिक्कत रहेगा तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? चलो जी, क्वेश्चन आसान है। अभी जस्ट मैंने इसका अनुच्छेद इसलिए रोक के रखा हुआ था क्योंकि आगे इसका क्वेश्चन था। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का जवाब कुछ लोगों का गलत भी है, कुछ लोगों का सही भी है। सबसे पहले यदि हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें, इस क्वेश्चन का क्या करें, पोस्टमार्टम, तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है, आपका राज्यपाल का पद किसके बारे में बात करता है, राज्यपाल के पद के बारे में। और राज्यपाल का पद हमने कहाँ के संविधान से लिए हैं, कनाडा के संविधान से। दूसरा, अनुच्छेद 161 की बात करूँ, ठीक है, अनुच्छेद 161 तो ये क्या कहता है, राज्यपाल का क्षमादान। क्या कहता है, राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता और सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। याद रखना है, अनुच्छेद 161 बेहद इंपॉर्टेंट है यदि आप पढ़ रहे हैं राज्यपाल तो।
याद रखना है आपको कि राज्यपाल के क्षमादान के बारे में बात करेगा। किसके बारे में? राज्यपाल के क्षमादान के बारे में बात करेगा। तो याद रखना है राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता और दूसरा सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 165 कहता है आपका महाधिवक्ता, इसके बारे में बात करता है, महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। जैसे केंद्र में आपका महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 में, जैसे केंद्र में आपका महान्यायवादी होता है अनुच्छेद 76 में, वैसे ही आपके राज्य में महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके अनुच्छेद 163 का, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 163 और राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 155। याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 155, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहेगा तो कौन सा अनुच्छेद है आपका 163। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी। और मेरे जितने बच्चों का आंसर आ रहा था सी वालों का आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहा है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य होते हैं, बी विधान परिषद के सदस्य होते हैं, सी विधानसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और डी विधान परिषद में बहुमत दल के नेता होते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में बात किया जा रहा है। तो याद रखना है सामान्यतः जो आपके राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सामान्यतः आपके राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनके बारे में याद रखना है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति। यदि अभी भी आपको डाउट हो रहा है तो अभी भी क्लियर कर लेना, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता बल्कि क्या होता है? नियुक्ति। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को हम क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य की शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या फिर आपके कैबिनेट सचिव? चलिए ध्यान से पढ़कर बताइए इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक अध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। देखो, कार्यपालिका का कहेगा या राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कहेगा तो वास्तविक कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। यदि पूछा जाएगा तो कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? चलिए बताइए, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या लोकसभा। तो सबसे पहले मैं विधानमंडल की बात करूं तो विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? आपके 2 सदन होते हैं, एक वीएस और एक आपका वीपी। वीएस का मतलब क्या हुआ? विधानसभा। वीएस का मतलब क्या हुआ? विधानसभा। और वीपी का मतलब क्या हुआ? विधान परिषद। वीपी का मतलब क्या हुआ आपका? विधान परिषद। तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है वीएस का मतलब क्या हुआ? विधानसभा, और वीपी का मतलब क्या हुआ? विधान परिषद। तो याद रखना है विधानसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। विधानसभा को हम क्या कहते हैं? निम्न सदन। जैसे केंद्र में हम लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, वैसे ही राज्य में हम विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। जैसे हम राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, वैसे ही केंद्र में किसको कहते हैं? राज्यसभा को।
तो बिल्कुल ये पेपर तो एकदम आसान हो गया था कि ऊपरी सदन कौन है या उच्च सदन कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका विधान परिषद। अगला प्रश्न, भारत में विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन करता है या किसे कहते हैं? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यकाल, कार्यालय और इनमें से कोई नहीं। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन किसे कहते हैं? विधान परिषद को ही क्या कहा जाता है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यकाल, यदि इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है विधान पालिका परिषद। कौन होता है आपका? विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि 2 सदन उपलब्ध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। द्विसदनात्मक कहने का मतलब जहां पर आपके विधानसभा भी उपलब्ध है और जहां पर आपका विधान परिषद भी उपलब्ध है। विधानसभा भी उपलब्ध है और विधान परिषद भी उपलब्ध है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो आप मैप के हिसाब से जब उत्तर भारत में जाओगे, किसके हिसाब से? मैप के हिसाब से जब आप उत्तर भारत में जाओगे, ठीक है, और उसके पहले यदि आप मोर छत्तीसगढ़ का बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, कुछ बच्चों को सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है, तो बिल्कुल ऐसे बच्चे मोर छत्तीसगढ़ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आबकारी आरक्षक की भी क्लासेस चल रही है। यदि आपको आबकारी आरक्षक की क्लासेस ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप आबकारी आरक्षक की ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसका फायदा आपको मिलेगा। कुछ भी दिक्कत रहेगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे कौन सा आपका? चलिए, आपको ये दिख रहा होगा इंडिया का मैप, दिख रहा है ऑनलाइन सबको इंडिया का ये मैप, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पर आपके भारत के राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर भारत की ओर जब हम जाएंगे, कहाँ पर आपके उत्तर भारत की ओर जाएंगे तो उत्तर भारत में एक राज्य आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र। उत्तर भारत में एक राज्य दिख रहा होगा महाराष्ट्र। कहाँ पर है महाराष्ट्र? दिख रहा है क्या किसी को? नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र? अब दिखेगा महाराष्ट्र। तो उत्तर भारत में आपका एक राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर भारत में आपका राज्य है कौन सा? आपका महाराष्ट्र। ये रहा आपका महाराष्ट्र। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है आपका बिहार, ठीक है।
उत्तर भारत के 3 राज्यों में, एक आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश और तीसरा आपका बिहार। तीसरा क्या है आपका? बिहार। तो उत्तर भारत के ये 3 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। और वहीं यदि आप दक्षिण भारत में जाओगे, ठीक है, दक्षिण भारत में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कर्नाटक। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक से लगा हुआ ये क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है आपका तेलंगाना। तो दक्षिण भारत में आप जाओगे, दक्षिण भारत में आप जाओगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और उत्तर भारत में आपको कौन कौन सा राज्य मिला था? महाराष्ट्र, एक आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश और तीसरा आपका बिहार। तो वर्तमान में आपके 6 राज्यों में है, ठीक है, वर्तमान में याद रखना है 6 राज्यों में है आपका विधान परिषद। अभी आपका 7वां राज्य बन जाएगा कौन सा? राजस्थान। राजस्थान ने अपने विधानसभा से पास करके भेज दिया है, ये जो राजस्थान है इसने अपने विधानसभा से पास करके भेज दिया है। जैसे ही यहाँ से आपका संसद में भेजा गया है, संसद से भी जैसे ही पास होगा तो राजस्थान में भी आपका 2 सदन लागू हो जाएगा। तो क्वेश्चन की ओर यदि अभी हम बढ़ते हैं, अभी के दृष्टिकोण से देखोगे तो भारत में द्विसदनात्मक कितने राज्यों में मिलेगा आपको? 6। जस्ट अभी मैंने बताया है। उत्तर भारत में यदि आप देखोगे तो वहां पर मिलेगा आपको महाराष्ट्र, और मिलेगा उत्तर प्रदेश, और मिलेगा बिहार। नीचे आओगे दक्षिण भारत में तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं वर्तमान में। 7वां आपका बनने वाला है राजस्थान, उसने अपनी विधानसभा से पास करके भेज दिया है। अब आखिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ वालों ने नहीं बनाया होगा विधान परिषद, या ऐसा क्या? चलिए आगे वापस। आर यू ओके? सो लेट्स फाइन। देन हम बात कर रहे थे कि आखिर छत्तीसगढ़ में आपका विधान परिषद क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद बनाने का नियम क्या कहता है? विधानसभा का कुल सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3, विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3, याद रखना है यदि पेपर में पूछा जाएगा तो विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 किससे ज्यादा होना चाहिए? 40 सीट से ज्यादा होना चाहिए। 40 या 40 सीट से ज्यादा होना चाहिए। अब यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सीट कितना है? 90। और 90 का जब 1/3 करोगे तो ये किससे ज्यादा होना चाहिए? 40 से ज्यादा। तो 90 का 1/3 कितना होता है? 30। जबकि हमें कितना चाहिए? 40 या 40 से ज्यादा चाहिए। इसी कारण से आपके छत्तीसगढ़ में विधान परिषद उपलब्ध नहीं है। याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो क्या चीज याद रखना है? विधानसभा का कुल सदस्य का 1/3 40 या 40 सीट से ज्यादा होना चाहिए, तब आप विधान परिषद बना सकते हैं अपने राज्य में। तो विधानसभा का कुल सदस्य कितना है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा का कितना सीट है? 90। याद रखना है छत्तीसगढ़ में विधानसभा का कितना सीट है? 90 सीट है। और इसका 1/3 कितना होता है? 30। जबकि हमको कितना चाहिए? 40 या 40 से ज्यादा। इसी कारण से आपके छत्तीसगढ़ में दूसरा सदन, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, वो आपका उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में केवल विधानसभा उपलब्ध है। अगला, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप बना लेंगे। बताइए क्या होगा फिर इसका आंसर? केवल आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा और देखा होगा और समझा होगा तो इसका आंसर आप बता देंगे।
सामान्यतः विधानमंडल का ऊपरी सदन कह रहा है। क्या कह रहा है? सामान्यतः विधानमंडल का ऊपरी सदन। ऊपरी सदन कहने का मतलब क्या है आपका? विधान परिषद। ऊपरी सदन कहने का मतलब क्या है आपका? विधान परिषद की बात कर रहा है। तो कुल संख्या, निचला सदन मतलब आपका विधानसभा। तो अभी जस्ट मैंने बताया है विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, यदि पेपर में पूछा जाएगा तब आप विधान परिषद का क्या कर सकते हो? गठन। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो इसका भी आंसर बन जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर? चलिए क्वेश्चन के हम बढ़ते हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? तो अभी जस्ट मैंने बताया था, कंडीशन क्या कहता है? विधानसभा के कुल सदस्य, विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 46 या 40 से ज्यादा होना चाहिए। चूंकि छत्तीसगढ़ में हमारे पास 90 सीट है और 90 का 1/3 कितना होता है आपका? 30। तो यहाँ पर विधान परिषद बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं है। पर याद रखना है कम से कम आपके पास कितना सीट होना चाहिए? 40। यदि आपने कॉन्सेप्ट के साथ गए होंगे तो बिल्कुल इसका आंसर आपको मिल जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की, नीति आयोग के, आंचलिक परिषद के या प्रादेशिक परिषद के। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन को यदि आगे बढ़े, प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद सभी सदस्य होते हैं किसके? तो याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद के। किसके होते हैं आपके? बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के होते हैं। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात कर रहा है, तो याद रखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लिख हो गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात करेगा तो संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करना के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं जिसकी चर्चा अलग से आपके संविधान में किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या राष्ट्रीय विकास परिषद है? क्या आपका राज्यपाल सम्मेलन है? क्या आपका आंचलिक परिषद है? तो याद रखना है क्या हो जाएगा? अंतरराज्यीय परिषद। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर हम आज का क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं आज का सेशन का। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते कौन? ऑप्शन ए राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और ऑप्शन डी संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य। एक लास्ट कहानी में जो जाते जाते आपको सुनाना चाहता था। आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत पानी है और हमारे बॉडी में कितना प्रतिशत पानी है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कल पता करके आएंगे। फिर मैं एक ऐसा जबरदस्त आपको तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके वो फायदे का सौदा रहेगा। राज्य विकास परिषद के सदस्य नहीं होते तो कौन नहीं होते? राज्यों के राज्यपाल। और आज का आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है इनमें से कोई नहीं, सरकार को नए प्रोजेक्ट व नीतियों के विकास को सलाह देना, बजट ऑडिट करना या पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण करना। तो वर्तमान में इस पंचवर्षीय योजना वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। पहले ये योजना आयोग के नाम से चलता था, तो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 को योजना आयोग की जगह स्थापना किया गया है नीति आयोग का। इसका स्थापना किया गया है 1 अप्रैल 2015 में। याद रखना है, योजना आयोग की जगह क्या लाया गया? नीति आयोग। और अब आपकी जो योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसको अब वर्तमान में क्या कर दिया गया है? समाप्त। तो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारण उन्हें सुनिश्चित करने के बारे में बात करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, तो बिल्कुल ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। जाते जाते आपको बता देना चाहता हूँ कि शिक्षक भर्ती, प्री बीएड, प्री डीएड, एडीआई या एडीओ की आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।